आज हम बात करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की, वो भी वन शॉट वीडियो में। पूरी वन शॉट वीडियो बनाएंगे इसकी हम, और उसमें हम पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। तो मैटर होता क्या है, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैटर वो होता है जो भी आपके आसपास की चीजें हैं वो सभी मैटर ही हैं। कोई भी चीज जिसका कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। अब स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो फॉर श्योर इसका कुछ वॉल्यूम तो रहेगा ही, है ना। तो हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। और इंडियन फिलोसोफर्स ने बोला था कि कोई भी चीज जो कि 5 प्रिमिटिव एलिमेंट्स से बनी होगी, 5 प्रिमिटिव एलिमेंट्स बोले तो पंच तत्वों से बनी होगी, उसे हम मैटर कहेंगे। कोई भी इनमें से पंच तत्व जिसमें इन्वॉल्व होंगे उसे हम मैटर कहेंगे। तो वो 5 तत्व कौन से हैं? एयर, फायर, स्काई, वाटर एंड सॉइल। कोई भी चीज इन 5 चीजों से मिलके बनी होगी वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। ठीक है, तो मैटर क्या हो गया? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें, आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, अगरबत्ती को आपने जला दिया तो उसका धुआं इधर उधर घूमेगा, है ना। आप एक कोने में बैठे हैं और दूसरे कोने में अगर अगरबत्ती जल रही है, आपके घर में इंसेंस स्टिक जल रही है, तो क्या होगा? आप तक खुशबू पहुंच जाएगी, है ना। क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसलिए एक कोने से दूसरे कोने तक उसकी खुशबू जो है हमें आ जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी में है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका एक हम जनरल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 चीजें हैं, एक है चॉक और दूसरा है आयरन नेल। अगर आप दोनों को ही तोड़ने जाएं तो चॉक को तो आप इजीली तोड़ लेंगे, बट आयरन नेल को तोड़ने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा टाइटली बंधे हैं एक दूसरे से, और वहीं दूसरी ओर चॉक के पार्टिकल्स हैं थोड़ा कम टाइटली बंधे हैं एक दूसरे से, मतलब उनमें कम फोर्स है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में। ठीक है, और वहीं आयरन नेल में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस चीज के अंदर हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कम है या ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है दोनों में अलग अलग है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में अलग अलग है, बट है दोनों में कोई ना कोई फोर्स है जो उन्हें बांधे रखा है, यानी कि कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे वो पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हैं। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी मैटर की है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। स्पेसेस बोले तो देखो, हमारे पास पानी है, पानी में अगर हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर जो है डिसॉल्व हो रही है, पर पानी का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा। द लेवल ऑफ द वाटर इज नॉट गेटिंग इंक्रीज व्हेन वी आर डिसॉल्विंग शुगर टू द वाटर। व्हाई इट इज नॉट गेटिंग इंक्रीज? बिकॉज हमारे पास जो पानी है उसके अंदर जो वाटर, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में स्पेसेस हैं। शुगर ने अलग से कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया, वो गई, उसने खाली स्पेस वही जाके ऑक्यूपाई कर लिया जो ऑलरेडी था उनके पास, उसने अलग से कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया। तो क्योंकि अलग से उसने कोई स्पेस नहीं लिया, उसने वही स्पेस ले लिया जो कि खाली था। ठीक है, तो लेवल में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, जैसे कोई वैकेंट स्पेस है, उसके मतलब मान लो ये मेरे हाथों के बीच में 2 वैकेंट स्पेस है, इसमें कोई चीज आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, तो ये इतने का इतना ही रहेगा, है ना। पर अगर ये चीज यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए तो वॉल्यूम में आपको इंक्रीज दिखेगा। तो सेम चीज हुई कि शुगर ने जाके पानी के बीच में जो स्पेसेस थे वो जाके ऑक्यूपाई कर लिए, तो लेवल ऑफ वाटर में कोई भी हमें चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। बहुत बहुत छोटे हैं पार्टिकल जो है मैटर के। ऐसा कैसे पता चला? जब हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी चीनी पूरे पानी को मीठा कर देती है। अगर हम फूड कलर ले लें तो थोड़ा सा फूड कलर पूरे पानी को कलर कर देगा। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लें जो कि पर्पल से कलर का होता है, तो उसको अगर मैं थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व कर दूं, या फिर मैं बोलूं डार्क पिंक कलर का भी कह सकते हैं, तो उसको अगर मैं थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व कर दूं तो पूरा पानी पिंक कर देता है। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हम सामान ले रहे हैं, पर इफेक्ट पूरे के पूरे सॉल्वेंट पे आ रहा है। पूरा का पूरा हमारा जो सॉल्वेंट है, जो कि सॉल्यूशन बन रहा है उस चीज को डालने से, इफेक्ट उस पूरे के पूरे पे आ रहा है, क्योंकि दिखने में थोड़ी सी शुगर थी पर वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी थी। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पानी में जाते ही खुद को डिवाइड कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, आर वेरी टाइनी। ठीक है, अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज मैटर की डिस्कस कर ली है।
मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी टाइनी। ठीक है, तो यहां तक तो थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अभी तक हमने बात किया है मैटर और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम आपके सामने कुछ चीजें रखते हैं और हम और आप मिलकर सोचते हैं कि इनमें से कौन सी चीज मैटर है और कौन सी चीज मैटर नहीं है। सबसे पहली है चेयर। चेयर एक मैटर का फॉर्म ही है। ठीक है, उसके बाद है एयर। एयर में भी बहुत सारे हवा के पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम मैटर ही कहेंगे। स्मेल ऑफ परफ्यूम अगेन अ मैटर, क्योंकि ये हवा में मिक्स होगा और ये मैटर की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आलमंड्स यानी कि बादाम बिल्कुल मैटर है। अगर मैं बात करूं आपके आसपास की और चीजों की, फैन, टेबल, चेयर, सारा कुछ ही क्या है, मैटर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके अराउंड प्यार की, लव की, तो क्या ये मैटर है? साइंस में फीलिंग मैटर नहीं करती और साइंस के अकॉर्डिंग ये मैटर भी नहीं होती। लव इज अ फीलिंग, इट इज नॉट अ मैटर। उसके बाद हेट, इट इज अगेन अ फीलिंग, इट इज नॉट अ मैटर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो हम बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। पर अभी हम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में सिर्फ आपको उनके नाम बता रहे हैं। हाँ, होगा तो हम इनकी सेपरेट वीडियोस बना देंगे, बट अभी के लिए हम 3 स्टेट्स डिस्कस करने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी सॉलिड स्टेट। Solids have definite volumes, they have distinct boundaries, they cannot be compressed, they are rigid, and solids, what else? Solids के जो particles होते हैं उनमें interparticle space बहुत कम होता है, और ये सब हम चीजें बचपन से ही पढ़ते आए हैं। solids के बारे में हमने पहले भी सुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं solids have definite volume। तो अगर हम सॉलिड को एक कंटेनर में रखते हैं, 100 ml का कंटेनर है, और उसको उठा के हम दूसरे कंटेनर में हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसी सॉलिड को, तो क्या उसका वॉल्यूम बदल जाएगा? क्या? ऑब्वियसली नहीं बदलेगा यार। वॉल्यूम कैसे बदल जाएगा? वॉल्यूम तो वही का वही रहेगा ना। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। कोई भी सॉलिड की चीज उठा लो यार, जिस बुक पे आप लिख रहे हो, जो आपकी नोटबुक है, उसको ले लो, उसकी बाउंड्रीज है डिस्टिंक्ट, है ना, तो वो क्या हो गया? आपका सॉलिड का फॉर्म हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर रिजिड। उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में इतना कम स्पेस होता है। अरे ऑलरेडी इतने इतने पास पास है, उन्हें और कितना कंप्रेस करके करोगे भाई, और कितना पास पास लाओगे? ऑलरेडी बहुत पास पास है। एक बस के अंदर अगर 3 सीट वाले सीट है, उसके अंदर आप ऑलरेडी 4-5 लोग बिठाए हो भैया, और साइड 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 हो जाओ, नहीं हो पाएंगे। सेम विद सॉलिड्स, तो और कितना कंप्रेस करोगे? नहीं हो पाएगा भाई, वहां पे इंटरपार्टिकल स्पेस ही बहुत कम है, तो इस वजह से सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर रिजिड। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी और हो गई सॉलिड्स की। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट फ्लो। अगर आप उसे जमीन पर रख देंगे, किसी भी सॉलिड के पार्टिकल को, या बेड पे रख देंगे, कहीं भी रख देंगे, तो क्या वो बहने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। तो अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, they have distinct boundaries, they have definite shape, they cannot flow and they are rigid। तो ये जो थी प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। अब हम अगले स्टेट ऑफ मैटर पे चलते हैं, जो कि है हमारा लिक्विड स्टेट। अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करूं तो हाँ, इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये अलग स्टेट है मैटर की, लिक्विड। तो भैया पानी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। तो बिल्कुल नहीं है। अगर ग्लास में रखोगे तो पानी ग्लास का शेप ले लेगा, किसी और बर्तन में रखोगे तो पानी तो उसी का शेप ले लेगा। भाई पानी है, जहां से बहता है, जिस जगह से बहता है, वहीं की शेप ले लेता है। ठीक है, तो जो है लिक्विड के अंदर अगर मैं बात करूं, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। क्या उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम तो यार रहेगी ना। अगर 100 ml को अगर पानी ले लिया आपने एक बीकर में, उसे ट्रांसफर कर दिया किसी और बर्तन में, तो वो 100 ml ही रहेगा, वो 200 तो होगा नहीं। तो दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये हो गई, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। तो ये तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई। अगर मैं पानी को जमीन पर डाल दूं तो वो फ्लो करने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। तो दे हैव मतलब कहूंगी दे कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो। तो उसके बाद आएगा इंटरपार्टिकल स्पेस। लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो, इनमें इंटरपार्टिकल स्पेस सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर इंटरपार्टिकल स्पेस भी है। तो हमने बात कर लिया, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, दे हैव मोर इंटरपार्टिकल स्पेस, देयर पार्टिकल्स जो है लिक्विड पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद है हमारे पास क्या बात किया, दे कैन फ्लो,
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने लिक्विड स्टेट की डिस्कस कर ली अभी तक। और प्रॉपर्टी है लिक्विड की, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज प्रॉपर्टीज, दैट लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर, यानी कि एक लिक्विड को अगर आप दूसरे लिक्विड में डालोगे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे और इसे कहते हैं डिफ्यूजन। लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं दूध में पानी, तो इजीली इंटरमिक्स हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है लिक्विड, एक लिक्विड जो है दूसरे लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर। तो लिक्विड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस की पार्टिकल्स इधर उधर एकदम से भाग रहे हैं। अब भैया उनको भाग रहे हैं तो उनके बीच में बहुत बहुत ज्यादा स्पेस है, तो इनके अंदर द पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव एक्सेस स्पेस बिटवीन देम। रिजिड है? बिल्कुल रिजिड नहीं है। गैसेस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होगी। वॉल्यूम फिक्स है? नहीं, कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ऐसे इधर उधर भागते रहते हैं, इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद शेप फिक्स्ड है? बिल्कुल भी फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई गैसेस की, और गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज करती हैं। जैसे कि हमने बात किया स्मेल ऑफ परफ्यूम की। स्मेल ऑफ परफ्यूम आप तक क्यों पहुंचती है? क्योंकि वो एयर में डिफ्यूज हो जाती है आके। ठीक है, वो एयर में आके मिल जाती है स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिक्विड की, सॉरी गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है? They do not have fixed shape, they do not have fixed volume as well, they are not rigid, gases can flow in all the directions. Gases हाँ इधर उधर फ्लो करती रहती हैं, तो इनमें फ्लोइंग टेंडेंसी है, यानी कि gases can flow. So gases can flow in all the directions and gases are compressible because they have excess space between their particles. तो ये प्रॉपर्टीज हमने गैसेस की अभी तक डिस्कस कर ली है। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। हम हर प्रॉपर्टी में बात करते आए हैं डिफ्यूजन डिफ्यूजन डिफ्यूजन। चलो एक बार डिफ्यूजन के बारे में भी अच्छे से बात कर लेते हैं। मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम था, एयर में जाके मिक्स हो रहा था, और अगर मैं किसी भी और चीज की बात कर लूं जो एक दूसरे में मिक्स हो रही है, वो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, उसे हम डिफ्यूजन ही कहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन का रेट, डिफ्यूजन का जो रेट होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन तेजी से होगा। अब अगर मैं बात करूं स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड की, गर्म खाने की खुशबू आप तक दूर तक भी पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की नहीं पहुंचती उतनी दूर तक। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गर्म खाना होता है उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से एक एनर्जी होती है जो कि मोशन पे डिपेंड करती है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब टेम्परेचर भाग रहे हैं पार्टिकल्स इधर उधर, क्योंकि कोई भी चीज होगी, मान लो आपके हाथ में भी गर्म लग जाए, आप एकदम से अपना हाथ दूर कर लोगे, है ना? तो पार्टिकल को टेम्परेचर हाई मिला है, तो पार्टिकल्स इधर उधर तेजी से भागेंगे। अब वो तेजी से भागेंगे तो कौन सी एनर्जी वहां पर ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी वहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू दी मोशन ऑफ दी पार्टिकल्स। तो जो मोशन से रिलेटेड होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो इधर उधर बहुत तेजी से भागेंगे। अब तेजी से भागेंगे तो वो तेजी से हवा में मिक्स हो जाएंगे, और आप दूर भी बैठे होंगे तो आप तक गर्म खाने की खुशबू पहुंच जाएगी। ठीक है, वो एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे पार्टिकल तेजी से, और आप तक हवा के थ्रू उसकी खुशबू जो है पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी ओर ठंडे खाने के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस टू यू एट सेवरल मीटर्स व्हेन यू आर सिटिंग एट सेवरल मीटर्स अवे, व्हाइल दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ कोल्ड फूड। ठीक है, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो हमने डिफ्यूजन की भी बात कर लिया, अब हम और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। है अगर मैं बोलूं पार्टिकल्स की मोशन की वजह से, तो सबसे ज्यादा फ्रीली मूव और सबसे ज्यादा मूव कौन से पार्टिकल कर सकते हैं? बताओ आप। हमने तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में। तो अगर मैं कहूं कि गैसेस के पार्टिकल सबसे ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं कि गैसेस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। गैसेस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद आते हैं लिक्विड के पार्टिकल, और लास्ट में जो सबसे कम एनर्जी होगी वो भी सॉलिड के पार्टिकल्स की। इसके अंदर हम एक बात और भी कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, वाटर को आप बॉईल कर रहे हो और आप उसे का टेम्परेचर बढ़ा दो, तो पार्टिकल्स इधर उधर बहुत तेजी से भागने लगेंगे, बहुत तेजी से भागने लगेंगे। यानी कि मैं कहूं कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं 12 mv²।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यानी कि पार्टिकल का मास इंटू स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी इंटू हाफ। तो ये होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो है फॉर्मूला। वो वाली एनर्जी जो कि पार्टिकल के मोशन से कनेक्टेड है उसे कौन सी एनर्जी कहेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां तक तो हो गई काइनेटिक एनर्जी की बात। अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। जैसे कि लिक्विड को अगर हम नीचे फ्लोर पे बिखेर देते हैं तो वो खुद ही फ्लो करने लग जाता है, पर सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती। वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड की फ्लोइंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, गैसेस की भी फ्लोइंग टेंडेंसी जो है ज्यादा होती है, तो इसका मतलब होता है फ्लूइडिटी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी तो एक बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरे पास 3 लिक्विड्स हैं। एक आपने ले लिया डिश वॉशिंग लिक्विड, एक ले लिया आपने नॉर्मल पानी और एक ले लिया आपने ऑयल। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका डिश वॉशिंग लिक्विड होगा वो सबसे ज्यादा भारी होगा, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, और जो आपका ऑयल होगा वो आपका सबसे ऊपर आके सेटल हो जाएगा। ऑयल वाटर से हल्का है, वो ऊपर ऊपर आके सेटल हो जाएगा, और वाटर कहीं आपको बीच में दिखाई देने को पड़ेगा, आपको बीच में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होगा डेंसिटी के ऑर्डर में तीनों ने खुद को अरेंज कर लिया। जो सबसे ज्यादा भारी था वो नीचे चला गया, जो सबसे ज्यादा हल्का था वो ऊपर आ गया। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। तो ये डेंसिटी का रिलेशन होता है। तो डेंसिटी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल भी रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। एक आधा एक्सपेरिमेंट तो आपको वहां भी मिल जाएगा। इनफैक्ट हम डेंसिटी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपलोड करने भी वाले हैं। तो डेंसिटी तो बहुत एक बढ़िया और बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम एक दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप अपना हाथ ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ हवा है तो मैं अपना हाथ फ्रीली मूव कर पा रही हूँ। वहीं दूसरी ओर अगर आप वुडन ब्लॉक को ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, अपना हाथ मूव करेंगे वुडन ब्लॉक के थ्रू, तो नहीं आपसे ऐसे मूव हो पाएगा। आपको एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए वुडन ब्लॉक को तोड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर एयर से तो आप फ्रीली मूव कर पा रहे हो, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वुडन ब्लॉक के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हैं विद मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज देयर इन दी पार्टिकल्स ऑफ एयर। ठीक है, तो वुडन ब्लॉक के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो एकदम रिजिड है, पास है, तो आपके पास कोई वैकेंट स्पेस नहीं है वहां से अपना हाथ मूव कर पाओ। ठीक है, तो इस वजह से आप इजीली मूव नहीं कर पाते। उसको ब्रेक करने के लिए आपको एक कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर एयर के बीच में खाली स्पेसेस बहुत ज्यादा है, तो इजीली यू कैन मूव योर हैंड थ्रू दोज वैकेंट स्पेसेस। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी में ही है। उसके बाद है कि आइस, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भैया लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो तो वाटर से ज्यादा मतलब कम होती है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर कोई आप आयरन नेल ले लो, वही पानी में डाल दो तो नीचे सिंक हो जाएगा, है ना, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी एज कम्पेयर टू द लिक्विड ज्यादा होती है, वो सिंक हो जाएंगे पानी के अंदर। पर आइस जो होती है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है कि कम होती है, वो वाटर पे फ्लोट क्यों करती है, ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास थोड़े से। आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से जो है कम होती है, पर आप कहेंगे भैया ये तो सॉलिड है, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, ये कम क्यों है? इसकी डेंसिटी वाटर से कम ही है, ज्यादा नहीं है। इसका रीजन है कि जो आइस के अंदर बॉन्डिंग होती है वो क्वाइट वीक होती है, उसकी बॉन्डिंग काफी कमजोर बॉन्डिंग होती है। एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल्स बंधे हैं आइस की, बहुत वीक बॉन्डिंग है वहां पर। और क्यों है वीक बॉन्डिंग? क्योंकि जब वाटर को आप फ्रीज करते हो तो वो एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, वॉल्यूम वहां पर ज्यादा होता है उस चीज का। अब अगर वॉल्यूम ज्यादा तो क्या होगा? डेंसिटी कम। तो केज लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है कि बॉन्डिंग बहुत वीक है वहां पर, तो जो आइस है उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जिसपे सॉलिड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वो जो हमारा टेम्परेचर होगा उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब हमारा सॉलिड जो होगा वो हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी प्रेशर के ऊपर जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस चीज को हम कहते हैं मेल्टिंग, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट, अगर आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वो है 273.15 केल्विन। तो ये है हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। देखो
सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। यहां तक तो हमें आ गया समझ। अब एक चीज होती है, जब तक आप उसके अंदर हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो सॉलिड के अंदर अनेकों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक दूसरे से सॉलिड के पार्टिकल को ऐसे बांधे रखता है ना। तो उनको ब्रेक करना है, सबसे पहला स्टेप होगा उन्हें ब्रेक करना। लिक्विड में कन्वर्ट होना तो भाई बहुत बात की बात है, पहले तो इतने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें तोड़ना है हमें, है ना। जब हम उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहे हैं, हम बहुत सारी हीट दे रहे हैं, पर उस दौरान टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। उस दौरान हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, और जो हीट एनर्जी उस दौरान सप्लाई की जाती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट एनर्जी जो कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज हो रही है विदाउट चेंजिंग दी टेम्परेचर। तो वहां पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं आ रहा, बट हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि काम आ रही है इतने सारे जो बॉन्ड्स हैं सॉलिड के बीच में उसको ब्रेक करने के लिए। उनको ब्रेक करेंगे तो ही तो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा ना। तो वो वाली है जो एनर्जी जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर जो है वो सारी की सारी यूज हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्सेज हैं उन्हें तोड़ने के लिए, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब सारे के सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो उसके बाद जो है हमारा सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मेल्टिंग पॉइंट आइस का हमने बता ही दिया है आपको 273.15 केल्विन। सेम अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर मैं लिक्विड को हीट देना शुरू कर दूं, मतलब हीट दे ही जा रही हूं, तो वहां पर भी क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम बात करें, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हमारे पास हम इतना हीट दिए जा रहे हैं तो जो है हमारा लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा एक पॉइंट पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हीट। तो क्या रिवर्स भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। गैस को कूल कर दो तो वो लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड को कूल कर दो तो वो सॉलिड बन जाता है। सॉलिड का एग्जाम्पल तो आपके सामने है ही आइस, कि लिक्विड को हम कूल करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट किसे कहते हैं? लेटेंट हीट एक तरीके से मान लीजिए एक हिडन हीट होती है। हिडन हीट जैसे कि हमने आइस को गर्म कर लिया, मतलब एक तरीके से आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आइस जाएगी जब वो मेल्ट होगी। यहां तक तो आप लोगों को सभी को पता है। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि जो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एज कंपेयर टू लिक्विड ज्यादा होता है ना। तो अगर हम बात करें आइस की, तो जैसे हम उसे हीट दे रहे हैं तो हमें हीट चाहिए कि वो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ दे। सबसे पहला काम उस हीट का होगा कि वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन्हें ब्रेक कर दे। फिर उसका काम होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जो होगा हमारा सॉलिड जो होगा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सबसे पहला काम जो हम हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं उसका काम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में है उन्हें ब्रेक करने का। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। और क्योंकि यहाँ पर वो यूज हो रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो लेटेंट हीट हुई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है उसे हम फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट जो कि हिडन हीट है, जो कि सॉलिड के बॉन्ड्स को तोड़ने के काम आ रही है, वो हिडन हीट को हम लेटेंट हीट कह रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ वो लेटेंट हीट का काम एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं वो लेटेंट हीट क्या है, वो लेटेंट हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आई होप अब क्लियर होगा। अगर मैं बात करूं कि बॉइलिंग की बात कर लूं, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो लिक्विड इज ऑल्सो हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू दी गैसियस स्टेट। तो लिक्विड के अंदर भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू दी गैस। तो अगर लिक्विड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस के कंपैरिजन में, तो पहले तो हमें उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। तो जो हम हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं वो किस काम में आएगी, वो काम में आएगी जो लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें ब्रेक करने के काम में आएगी। और लिक्विड से गैस में जाने के लिए जो हम लेटेंट हीट दे रहे हैं वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब चाहे हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और चाहे हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब तक बॉन्ड टूट रहे हैं, यानी कि बॉन्ड को टूटने में हीट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो यूज अप हो रही है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, तब तक कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा। जब लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर जाएगा और सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर जाएगा, तब जो है हमारे पास टेम्परेचर का चेंज आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हीट तो हमने दी पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं आया। तो वो हीट क्या थी? हिडन हीट थी। जब हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो हमने उस हिडन हीट का नाम दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया तो हमने उस हीट का हमने नाम दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। आई होप यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता। सब्लिमेशन का एक एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस में जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता। तो ये सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। अगर अब हम बात करें कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, इसे कहते हैं वेपराइजेशन। क्या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल, हमने देखा कंडेंसेशन। और क्या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लिक्विड सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। जैसे कि आइस होती है, मतलब वाटर से आइस बनती है, और अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो बिल्कुल होता है, उसे हम कहते हैं फ्यूजन। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, गैस लिक्विड में बिल्कुल कन्वर्ट होती है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है? बिल्कुल होता है, उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो सॉलिड टू लिक्विड हमारे पास है फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड हमारे पास है सॉलिडिफिकेशन, और अगर हम बात करें गैस से लिक्विड हमारे पास है कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस हमारे पास है वेपराइजेशन, और अगर हम बात करें कि सॉलिड से गैस हमारे पास है सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड हमारे पास क्या है? गैस से सॉलिड हमारे पास क्या है? डिपोजिशन। ठीक है, बात करने वाले हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। अब ये तो डेफिनेशन होगी, हमें इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं समझना है। हमें कैसे समझना है इवेपोरेशन को? देखो, जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं, एक लिक्विड है एक पैन के ऊपर अंदर, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब तो वो इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं तेजी से। अब वो तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं तो क्या करेंगे? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ब्रेक करके बाहर की ओर निकल जाएंगे, मतलब उड़न छू जाएंगे। यानी कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। इसे क्या कहते हैं हम? इवेपोरेशन। और ये बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब बॉइलिंग से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बॉइलिंग की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, बट इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से पहले ही लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में सबसे पहले है सरफेस एरिया। एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम मिल्क की बात करें, गरम गरम दूध है हमारे पास, हम क्या करते हैं? उसे बड़े से पैन में ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पैन होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और उतना ही ज्यादा जो है हमारा इवेपोरेशन होगा, और अल्टीमेटली इवेपोरेशन के होने से कूलिंग कॉज होती है, मतलब कूलिंग क्रिएट होती है इवेपोरेशन के होने से। ठीक है, तो इस वजह से मिल्क जो है जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस इवेपोरेशन। तो आपने देखा होगा जब हवा तेजी से चल रही होती है तो आपके जो कपड़े हैं, गीले कपड़े हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हवा उनको मतलब हिट करेगी तो वहां पर इवेपोरेशन भी जल्दी होने लग जाएगा। मॉलिक्यूल जल्दी से इवेपोरेट होने लगेंगे। मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट होंगे वाटर के, तो जल्दी जल्दी आपके कपड़े भी सूख जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर ह्यूमिड मौसम हो तो इवेपोरेशन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जुलाई अगस्त का जो हमारे मंथ्स होते हैं उसमें हमें मतलब स्वेटिंग ज्यादा होती है। स्वेटिंग ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज क्या होता है ना, देखो हमारी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, वो स्वेट क्या होता है? इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है, बट ऑलरेडी ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में वेपर का जो लेवल है वाटर वेपर का ज्यादा है। एटमॉस्फेयर में जुलाई और अगस्त के मंथ्स में वाटर वेपर का लेवल ऑलरेडी ज्यादा है। तो जहां पर ऑलरेडी वाटर वेपर है वहां पर आप और वाटर वेपर कैसे डालेंगे? नहीं डाल पाएंगे ना ज्यादा,
तो इस वजह से वाटर वेपर और नहीं डाल पाते हम वहां पर, तो और नहीं डाल पा रहे हम वाटर वेपर, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि because already there is the presence of water vapors in the atmosphere is humid, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी की वजह से इवेपोरेशन जो होता है कम होता है, जो हमारा स्वेट है अब वो इवेपोरेट इजिली नहीं हो पा रहा। तो ये तो हो गया इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर्स। अगर मैं ये वाले पॉइंट के ऊपर थोड़ा और इसको इलैबोरेट करूंगी, हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो देखो अगर आप अपनी पाम पे एसीटोन को रब करते हो तो वो क्या करेगा, एसीटोन के कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके सराउंडिंग में चले जाएंगे। अब उन्होंने सराउंडिंग में जाने के लिए कुछ हीट आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब की, अब हीट एब्जॉर्ब की तो एट लास्ट उसका कंक्लूजन क्या होगा कि आपको ठंडक महसूस होगी। सेम इज विद कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह स्वेट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट कर देते हैं, इसलिए कॉटन क्लोथ्स में हमें गर्मी नहीं लगती बिकॉज दे कॉज कूलिंग, क्योंकि वो इवेपोरेशन को इजी कर देते हैं। अगर मैं बात करूं, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन गिवन है, हॉट ड्राई डे के ऊपर डेजर्ट कूलर अच्छे से काम करता है, ह्यूमिड डे पे नहीं करेगा वो अच्छे से काम। डेजर्ट कूलर जो होता है वो हॉट ड्राई डे पे इसलिए अच्छे से काम करता है क्योंकि बाहर वो भी इवेपोरेशन के फिनोमिना पे ही वर्क करता है। वाटर जो है उसके अंदर से इवेपोरेट होके बाहर चला जाता है, अल्टीमेटली कूलर के अंदर जो है कूलिंग कॉज हो जाती है, मतलब कूलिंग होती है तो वो आपको ठंडक देता है। पर अगर मैं ह्यूमिड डेज की बात करूं तो वो वहां पर नहीं काम करेगा, सेम क्योंकि बाहर ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं तो वो और कैसे वहां पे इवेपोरेशन कॉज करेगा, वो नहीं कर पाएगा ना, ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी तो ज्यादा ठंडक भी आपको नहीं मिल पाएगी। मटके की बात करें अगर हम, मटका भी जो है सेम फिनोमिना पे वर्क करता है, इवेपोरेशन के फिनोमिना पे। वाटर जो है इवेपोरेट होके बाहर चला जाता है मटके से, तो क्या होता है अंदर का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब इस चैप्टर में हम एक चीज जो हमारी रह गई है हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, कन्वर्जन। अगर हम किसी भी टेम्परेचर आपको गिवन है, अलग अलग स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो आपके सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो वी विल डिस्कस अबाउट केल्विन स्केल एंड सेल्सियस। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए टेम्परेचर और आप चाहो कि इसे आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में? प्लस कर दोगे 273.15 273.15 केल्विन आप ऐड कर दोगे 100 डिग्री सेल्सियस में, तो वो क्या होगा, अब आपका केल्विन में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि यू आर हैविंग 70 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, 70 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या कर दोगे 273.15, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस कर दोगे 273.15। और अगर मैं बोलूं केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो आप क्या करोगे, इन दैट केस यू विल सब्ट्रैक्ट 273.15 केल्विन इन। हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो। आई होप आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू, साइंस सर्फेस पे बने रहिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो वन शॉट वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और ऐसी ही वन शॉट वीडियोस लेके हम आपके लिए आते रहेंगे और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।